है ना। अक्सर आपने देखा होगा हमने कितने सारे बच्चों को जो कि तुरंत ही जो उनकी मदर उनको मेड में कन्वर्ट कर रही थी, आज उनको स्मार्ट स्टूडेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बहुत जल्दी एक से 2 साल में ऐसा टाइम भी आएगा कि यही बच्चियाँ 25,000, 30,000, 35,000 की नौकरी लग रही है, लग भी रही है, लेकिन आगे एक लंबा प्रोसेस आ जाएगा कि ये सब लोग उस वाले फॉर्म में पहुँच जाएंगी। और बताने में हर्ज नहीं होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे हमारे यहाँ संबे से कोई डिस्ट्रीब्यूशन के सामान लेके आता, तो हमने पहले ही बताया बच्चों से कि बच्चों आप यहाँ पर जो आपका पर्पस है वो सिर्फ पढ़ना है, एजुकेशन है। और कभी बार ऐसा भी हुआ कि कोई सामान बांटने आया तो हमारी क्लास में सामान कम पड़ गया, तो कभी बच्चों ने ये नहीं बोला कि ये सामान कम पड़ गया और उसके मुंह पे कोई थोड़ा सा वो इसके उदासी हो, तो ये हमने नहीं मिला, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को सीखना। इसके थ्रू हम लोग करीब हमारे 4 ई रिक्शा होते हैं जो कि जगह जगह पे जाते हैं, जहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फिर किसी चौराहे पर या फिर ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल आ ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर जाके वो सड़क पे ही छोटा सा एक मिनी स्कूल हम लोग खोलते हैं, देते हैं, और जहाँ पे जितने बच्चे होते हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी हैं, ये सब एक सिस्टम से बनाई जाती हैं। लेकिन दिस इज़ ट्रू, आसान नहीं था, इतना आसान नहीं है स्कूल को मतलब स्टार्टिंग में रन करना। हम बहुत विरोध करते हैं ऐसी चीज़ों का कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बात को नहीं देखते हैं कि वो मजबूरी है उनकी, इसलिए वो बचपन में ही सारे काम करने जा रहे हैं। वरना किसी बच्चे को बुरा नहीं लगता कि वो घर पे बैठ के बहुत अच्छा सा कुछ खाते हुए, नूडल्स और पिज़्ज़ा खाते हुए टीवी देखे, हर किसी को अच्छा लगता है। वो क्यों काम करने जा रहा है, इसके पीछे की वजह को हम नहीं समझते, बस उनको हटाने की कोशिश कर देते हैं। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं कि उनको वो रियल वजह उनकी समझते हुए सारी उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं। दिस इज़ रियली हेड्स ऑफ ऑन दैट पार्ट, कुडोज टू यू। बहुत शानदार काम आप कर रहे हैं। जो चल रहा है आगरा का, जो इंडिया का जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके से भाग रहे हैं जिसको, और प्लस हमारे जो सरकार भी है वो भी इसको लेके बहुत जल्दी चाहती है कि AI की तरफ चीज़ें जाए। तो हम अपने इन सब कोर्सेज को देख रहे हैं क्योंकि हमारे इसमें बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या इसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब बेसिक क्राइटेरिया चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ किसी चीज़ में टिकती है। साइंस का बच्चा को जगह चाहिए तो 10th में उसके मार्क्स 10th साइंस में अच्छे होने चाहिए, तभी वो PCM ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज राजू गुला शो, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके सामने ऐसी शख्सियत को जो कि आपको इंस्पायर भी करें और साथ ही साथ ज़िंदगी जीने की राह भी दिखाएं। आज यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मनीष राय जी, जो कि एक लेक्चरर हैं बाय प्रोफेशन, साथ ही साथ सेक्रेटरी हैं एक पहल NGO के। तो उन्हीं के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस समय क्या कर रहे हैं और क्या क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है हमारे शो में आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि इस समय आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या आप करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मैं एक पहल रन कर रहा हूँ, तो हमने 2009 में एक पहल की शुरुआत करी थी और मैं एक पहल का सेक्रेटरी तो हूँ, लेकिन साथ में दयालबाग यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक इंस्पिरेशन जो थी वो बस थी कि एजुकेशन को लेके को स्टार्ट करते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग 850 बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास वही बच्चे हैं जो कि एजुकेशन से वंचित रहते हैं अगर हम उनको पढ़ाते नहीं। तो हमारा जो स्कूल है वो बेसिकली ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पर कि हमारा गांव भी जुड़ा हुआ है और प्लस स्लम एरिया भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग नगला, तलफी, बहादुरपुर, सिकंदरपुर से लेके कई सारे गाँव को कवर करते हैं। फिर एक स्लम है काफ़ी बड़ा, उसको कवर करते हैं। तो इस तरीके से 850 बच्चों का एक फुल फ्लेज स्कूल है जो कि यूपी बोर्ड से रिकग्नाइज स्कूल है। उसमें हम लोग बच्चों को एक पूरी तरीके से एक निःशुल्क एजुकेशन दे रहे हैं। विद क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जितनी भी सर्विसेज एक अच्छे स्कूल में प्रोवाइड की जाती है हम उनको वो दे रहे हैं जी। साथ में हम लोग एक बड़ा एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं शिक्षा, जिसमें हम लोग अभी तक करीब 25,000 लेडीज़ को हम लोगों ने उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा है थ्रू एजुकेशन। वाह, वेरी ग्रेट। एक पहल, एक नाम ही अपने आप में बड़ा यूनिक है ना। 2009 में आपने बोला इसकी शुरुआत करी, आज 850 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, आपका एक पूरा स्कूल चलता है। तो कैसे आया विचार ये दिमाग में कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कहाँ से मिली ये आपको इंस्पिरेशन? देखिए मैं खुद एजुकेशन में हूँ जी, और मैं ही नहीं, मेरे फादर भी एजुकेशन से ही थे। ओके। और वो आर्य इंटर कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल थे। तो जब 1996 में जब उनकी डेथ हुई
तो बिल्कुल हमारा जो एक परिवार था वो बिल्कुल हम सभी भाई बहन बहुत छोटी उम्र में ही थे। तब हमने बहुत स्ट्रगल किया अपने पैरों पे खड़ा होने के में, और तब जो उसका एक फाउंडेशन था वो शिक्षा था। क्योंकि हम लोग अगर हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा नहीं दी होती, या हमारे जो ग्राउंड रूट्स थे वो डिसिप्लिन से और बिल्कुल उस सिस्टम से नहीं बंधे होते, तो शायद हम भी एक नॉर्मल जैसे परिवार, पिता के जैसे छत हटती है तो एक बिखर जाता है, तो हो सकता है वो हो जाता। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो जब हम लोग अपने पैरों पे खड़े हुए, तब हमारा मन था कि मेरा मन था कि मैं अपने पिताजी के नाम से एक ऐसी संस्था खोलूँ जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना ही हो। तो उसी को मन में विचार रखते हुए मैंने 2009 में एक पहल का हमने स्टार्ट किया। इस एक पहल का पूरा नाम BR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, जो कि मेरे पिताजी के नाम से इसकी शुरुआत है। लेकिन अक्सर व्यवहारिक तौर पे एक पहल बोलते हैं, लेकिन ये मेरे पिताजी के पे ही समर्पित एक संस्था है जी। और ये मैंने अपने स्टूडेंट के संग स्टार्ट की थी, और बिल्कुल करीब मेरे संग उस टाइम जो 5 से 7 मेरे मेन अच्छे स्टूडेंट थे, जो मेरे समान सोच वाले थे स्टूडेंट, उनसे स्टार्ट किया। और आज वो छोटा सा एक जो पेड़, छोटा सा मतलब एक पौधा जो लगाया था, आज एक बड़े वृक्ष पे बड़ा वृक्ष बन चुका है। हम एक पहल के बारे में देखते हैं कि आप वो देखने को मिलेंगे, आप किसी भी शहर में जाएं, बहुत सारी सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं, बहुत सारे NGO चलते हैं, पर वो बहुत बार से पेपर्स में देखने को मिलते हैं, उनकी कोई एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती। एक पहल जब से हमने देखा है शहर के अंदर लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो कुछ ऐसी पेटेंट एक्टिविटीज़ हैं आपकी जो एक पहल के साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए, एक पहल का जो एक सिस्टम है वो बहुत वर्सेटाइल सिस्टम से चालू किया है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो चाइल्ड वेलफेयर और वुमेन एम्पावरमेंट था, लेकिन ये दोनों एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे एक चीज़ें आती हैं। हम एक पहल के अंदर चाइल्ड वेलफेयर के अंदर एजुकेशन तो देते ही देते हैं, लेकिन हम एजुकेशन के संग हमने वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए। उसमें हम लोग बच्चों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग से लेके AC रिपेयरिंग है, गर्ल्स के लिए हमने पार्लर कोर्सेज हैं, फिर कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, बच्चों के लिए ड्राइविंग कोर्सेज भी चालू किए। फिर हमने और अपने सिस्टम के अंदर हमने एक डॉक्टर ऑन व्हील्स चालू किया। डॉक्टर ऑन व्हील्स, बिल्कुल, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा है, क्या थोड़ा सा बताइए। देखिए, डॉक्टर ऑन व्हील्स का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ जो अक्सर बच्चे हैं, देखिए सब कुछ एक पहल से कनेक्टेड है। एक पहल के अंदर जो बच्चों की हेल्थ और मदर की हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन अगर खुद की हेल्थ ख़राब होगी तो भी इम्पेक्टेड होगा, और या मदर की हेल्थ ख़राब होगी तो भी इफेक्टेड होगा। तो हमने देखा कि अक्सर वहाँ के बच्चे जो मतलब हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिटोरेशन रहता था, अक्सर स्ट्रेंथ कम रहती थी। उसी के कॉन्सेप्ट में हमने मिड डे मील स्टार्ट किया था। फिर हमें लगा कि इनकी हेल्थ ऐसे मतलब से बोलने से ठीक नहीं होगी, हम लोग उनको बार बार प्रेरित करेंगे तो ठीक नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले एक डॉक्टर्स कार्ड चालू किया था। डॉक्टर कार्ड का पर्पज़ क्या था कि हमने आगरा के कुछ अच्छे चुनिंदा डॉक्टरों को अपने से टाई अप किया और हर बच्चे को एक डॉक्टर कार्ड दे दिया। तो वो डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे तो वो उनको निःशुल्क उनका इलाज करेंगे और उनको दवाई भी देंगे। ये हमने, हाँ बिल्कुल, ये हमने 5 से 7 साल तक इस कॉन्सेप्ट पे रहा। लेकिन फिर एक परेशानी आने लगी कि बच्चे जाएँ कैसे, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, कि कभी डॉक्टर बिजी हो तो पहुँच रहे हैं, तो वो फिजिबल भी था। तो हमने उसके एक स्टेप आगे बढ़ते हुए डॉक्टर व्हील्स स्टार्ट किया। डॉक्टर व्हील्स में हमारे पास एक इक्विप्ड एम्बुलेंस है, जो कि अलग अलग इलाकों में जहाँ पे बच्चे रहते हैं, नहीं है तो अन्य जगह पे जहाँ पे कि और भी ऐसे बच्चे मिलते हैं या फिर इनकी मदर्स मिलती हैं, वहाँ रेगुलर हमारी जो वैन जाती है वो वहीं पर ही हमारे डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज होते हैं। कभी हम लोग ENT वाले को भेजते हैं, कभी हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भेजते हैं, कभी हम लोग कोई सी गायनोकोलॉजिस्ट को भेजते हैं। तो वहीं पर ही हमारे कैंप लग जाते हैं, वहीं पर हम लोग OPD करके थ्रू उनको दवाई भी देते हैं, प्लस इनकी आगे जो प्राथमिक जांच है वहाँ तक इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या ये रेगुलर बेसिस पे चलता है? हाउ यू गो फॉर डिसाइडिंग कि कहाँ पे कैंप्स की ज़रूरत है या कहाँ पर आपको डॉक्टर ऑन व्हील जो आपकी एम्बुलेंस का है वेल इक्विप्ड, कहाँ पे भेजना है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो पहले हर समय जाके पहले वो ग्राउंड वर्क करते हैं। वहाँ ग्राउंड करने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर आसपास क्या एक सिस्टम है, स्टेरियो क्या है। तो जो स्टेरियो देखने के बाद फिर वहाँ पे तैयारी की जाती है कि यहाँ पर ज़रूरत है किसी कैंप की। फिर वहाँ पे प्रिलिमिनरी फॉर्म भरने के बाद फिर हम वहाँ पे प्रॉपर कैंप लगाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर्स के हिसाब से वहाँ पे जांच के हिसाब से कमरा है कि नहीं है, क्योंकि कुछ जांचें हमारे एम्बुलेंस हो जाती है, कुछ जांचों के लिए हमें अलग से कमरा भी चाहिए होता है। तो पूरी जांच करने के बाद ही हम लोग उनको वहाँ पर एक कैंप को
कंडक्ट कराते हैं। फिर सबसे बड़ी आजकल जो हमें इसमें जो चैलेंज चल रहा है वो चल रहा है पैथोलॉजी का, क्योंकि अब कई सारी जांचें सिर्फ आप देख के नहीं हो सकती। हाँ। हमें पैथोलॉजी की भी सपोर्ट चाहिए होगा। अब उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पैथोलॉजी की जांचें अक्सर बहुत मतलब महंगी होती हैं, या फिर अगर सस्ती भी हो तो उसको फॉलो अप बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे हमने कभी कभार चश्मे, हमने बहुत एक बार कई बार टाइप करके बहुत सारे चश्मों को बनाया था हमने। तो लोगों को चश्मे जब दिए तो चश्मों का नंबर लेना, फिर उनकी जांच करना, फिर चश्मे लोगों को बांटना, तो एक बहुत एक प्रोसेस ऐसा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिशियरी इसके संग जुड़ें, और जो भी जांच हो ये ना हो कि सिर्फ एक बार उनकी ओपीडी कर दी छोड़ दिया। हम कोशिश करते हैं कि उसका इलाज पूरे जड़ समेत तक हम उनका इलाज करने की कोशिश करें। आपने बात की एक पहल स्कूल की, तो स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली द किड्स आर देयर बाय द एज ऑफ 16 और 17। साथ ही आपने कुछ ऐसे कोर्सेज की भी बात की, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें एसी रिपेयरिंग से लेकर ड्राइविंग वगैरह के। तो ये तो छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट की चीज़ नहीं है। तो जनरली व्हाट वी शुड कंसीडर के यहाँ पे एक स्कूल लेवल से लेके बाकी हायर स्टडीज़ तक में आप हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को? देखिए मैं आपको बताऊँ, हम जिस सेगमेंट को काम कर रहे हैं वो अक्सर जो है वो है रिक्शा पुलर हैं, ड्राइवर्स हैं, मेड हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने वाले बेलदा मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन परिवारों में है वो है जल्दी से कमाना, है ना। अक्सर आपने देखा होगा, हमने कितने सारे बच्चों को जो कि तुरंत ही जो उनकी मदर उनको मेड में कन्वर्ट कर रही थी, आज उनको स्मार्ट स्टूडेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बहुत जल्दी एक से 2 साल में ऐसा टाइम भी आएगा कि यही बच्चियाँ 25,000, 30,000, 35,000 की नौकरी लग रही है, लग भी रही है, लेकिन आगे एक लंबा प्रोसेस आ जाएगा कि ये सब लोग उस वाले फॉर्म में पहुंच जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उस सेगमेंट के हैं कि उनको प्रेशर बहुत है कमाने का। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत होशियार बच्चे हैं वो तो अपनी राह पे जाएंगे, वो डॉक्टर, इंजीनियर है, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेस उन पे जाने के प्लान में है। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो कि पढ़ाई में थोड़ा सा भी कमज़ोर है, तो हम ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं और उनको जल्दी से कोई कोर्स कराने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कार ड्राइविंग का कोर्स कराया, तो बहुत सारे बच्चे कार ड्राइविंग का जब हमने पहला कोर्स कराया था 10 में 10 बच्चे हमने इसमें सेलेक्ट किए थे। उसमें से 5 से 7 बच्चे आज की तारीख के अंदर किसी अच्छी जगह पे ड्राइविंग में लगे हुए हैं और करीब 20 से 25,000 रुपये अपनी इनकम कमा रहे हैं। उनकी बिल्कुल लाइवलीहुड वो स्टार्ट कर लेते हैं करना। ऐसी रिपेयरिंग के साथ भी हुआ हमारे, उसमें से 2-3-4 बच्चे एम्प्लॉयड हो गए किसी अच्छी कंपनी के अंदर। क्योंकि हमारे आपका बच्चा क्या है, अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं कि जो शाम के टाइम, बिल्कुल मैं इसमें वो नहीं कहूँगा जैसे थोड़ा पार्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल के बाद किसी ग्रॉसरी की शॉप पे काम कर रहे हैं, कोई कंपाउंडर की जगह पे काम कर रहा है, कई अभी भी चाउमीन और फास्ट फूड की सेंटर्स पे ठेल पे काम कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है काम करना, बिल्कुल मजबूरी है। और हमने इस सामाजिक सिस्टम को समझा है, क्योंकि हम बहुत ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो एक जो एक पहल की एक फैमिली एक चीज़ बनी हुई है उनकी परिवार के संग, वो फिर ब्रेकअप होगी, फिर उनका कॉन्फिडेंस एक पल के लूज़ होगा कि हमने परिवार के अगेंस्ट बगावत करना सिखा दिया। तो हमने बच्चों के इस सिस्टम को समझते हुए हमने उनको एक चीज़ की कोशिश करते हैं कि वो खतरनाक काम ना करें, कोई आग से संबंधित या कोई ऐसे चीज़ जिससे कि उनकी हेल्थ को खतरा हो, ईजी वो हम उसको रोकते हैं। लेकिन बाकी जो नॉर्मल कोर्सेज है जिनसे उसको स्किल आ रही है तो वो करते हैं बच्चे। हमारे एक बच्चा बहुत अच्छा टेलरिंग का काम करता है, हमारे एक बच्चा बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर है, हमारे एक बच्चा बहुत अच्छी मेहंदी लगाता है। वो इतनी अच्छी मेहंदी लगाता है कि आप चाहे तो उसके एक हाथ के 1,000 रुपये दे दें उसके हाथ लगाने के। तो ये सब बच्चे सीखे हैं, सारी स्किल्स है उनकी, हम उनके चाहते नहीं कि उसकी स्किल्स कभी भी जाए। सो मेनी स्किल्स, उसके थ्रू हम आसानी से लाइवलीहुड तो कम से कम अर्न करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, आज इनकी मेहंदी लगाने की स्किल्स है, कल आपके AI की स्किल्स सीखेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। मनीषी, वर्थ थिंकिंग एंड रियली हेड्स ऑफ कि बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं इस बारे में, आपने करना शुरू किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन को उस लेवल से उठाया। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, आपने शुरू किया, आप अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जहाँ पर टीचर्स हैं, बहुत अच्छी खासी सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का स्तर बहुत नीचे चला गया है वो एजुकेशन की जगह, लेकिन एजुकेशन वहाँ पे दी नहीं जा रही। आपने खुद कुछ स्टार्ट किया और आज एजुकेशन के लेवल पर एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, एक पहल जो हम यहाँ पे देखते हैं। एंड इवन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने वहाँ पर देखी हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स और तरह तरह की लैब वगैरह हम देखते रहते हैं। तो उनके बारे में भी कुछ बताइए और किस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं वहाँ पर। देखिए, जैसे कि आपने बिल्कुल कंपेयर किया कि किसी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या किसी की बात करें, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने आप से है। राइट।
हमने जब 1 अप्रैल स्टार्ट किया था तो 1 अप्रैल में हम लोग एक इवनिंग स्कूल से स्टार्ट किया था। तब बच्चों का अट्रैक्शन एक बिस्किट का पैकेट हुआ करता था। एक 2 रुपए के बिस्किट के पैकेट के लिए बच्चे आके बैठ जाते थे कि कम से कम बिस्किट खाने को बिल्कुल, मिलेगा, और है वो ना? इंतजार करते थे कि 1 घंटे की क्लास हुआ करती थी कि 1 घंटा खत्म हो और उनको बिस्कुट का पैकेट मिले, कभी उनको कुछ और चॉकलेट पे काम आ जाए। तो इस सिस्टम से चालू किया था। फिर हमें लगा कि इवनिंग स्कूल्स का कोई वर्क नहीं है, हम जब तक खुद का एक प्रॉपर एक फॉर्मल स्कूल नहीं खोलेंगे तब तक एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो हमने उसको मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, फॉर्मल स्कूल लिया हमने, इसकी स्कूल की मान्यता ली, और मान्यता भी लेना इतना आसान नहीं है, मान्यता ली और फिर धीरे धीरे उसको और उसको कन्वर्ट किया। और हमने देखा कि खाना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं सर, उनकी मदर सुबह 9 से 10 बजे चली जाती है। कई बच्चे तो खुद तैयार होके आते हैं, जहाँ हमारे परिवार के बच्चों की मदर उनको सुबह बहुत प्यार से उनके सिर पे हाथ फेर के उठाती है, इनकी मदर सुबह होती भी नहीं है। तो ये वो बच्चे हैं, तो इनकी मदर चली गई, फादर जा चुके होते हैं, सुबह 7:30-8 बजे खुद उठते हैं, खुद तैयार होते हैं। तो उसके बाद 1 अप्रैल आएंगे, तो हमने देखा कि एक मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, क्योंकि ये जब तक और आपको देखा नहीं गया कि ये जैसी घंटी बजती है इंतज़ार करते हैं कि इनको खाना मिले, खाना खाते हैं, उसके बाद 3 से 4 बजे जब ये घर पहुंचते हैं, जब जाके इनको एक तसल्ली सी मिलती है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा है कि इनको मिड डे मील टाइम पे मिले। फिर हमने देखा कि हमारा स्कूल पहले हमने हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया था। तो एक मेरे दिमाग में बड़ा भाव था, क्योंकि मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की हुई है, मैं भी टीचर हूँ। तो जब मैं आगे की चीज़ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2 या 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, जो कि इनको कंपटीशन फेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इंग्लिश स्पीकिंग भी चाहिए, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, और प्लस GK एक नॉलेज। ये 3 चीज़ें बच्चों को बहुत स्किल मतलब इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपने स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया। बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जो बच्चा हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा उसको एकदम इंग्लिश उसको थोप दी जाए। आप तो खुद इंग्लिश को में सब कुछ जानते हैं, इतनी आसान लैंग्वेज नहीं रहता। तो वो उनकी परेशानी हुई, तो हमने धीरे इंग्लिश में चेंज किया। अपनी फैकल्टी में भी बहुत चेंजेस करे, क्योंकि देखिए अच्छी फैकल्टी बिना अच्छे सैलरी के नहीं आती है। बिल्कुल। तो अच्छी फैकल्टीज़ को अपने एम्प्लॉयमेंट अपने दिया। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने 3 टर्मिनल से स्टार्ट किया था। आज की तारीख में हमारे पास 30 टर्मिनल का पूरा इक्विप्ड हमारे पास एक लैब है, प्लस साइंस लैब हमारे पास है बहुत अच्छी सी। फिर हमने लाइब्रेरी दी बच्चों को। फिर हमें लगा कि इनके पास एक गेम जोन भी होना चाहिए, प्रॉपर हमने पूरा गेम जोन कराया। फिर हमारे पास एक स्मार्ट क्लास है जहाँ बच्चे प्रॉपर मतलब वीडियोस हैं, मूवीज़ हैं, सब देखते हैं। फिर हमने गेम से जोड़ा, हमने अपने गेम्स में ताइक्वांडो लेके आए, टेबल टेनिस लेके आए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेके आए। तो जितनी भी चीज़ें एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए वो सब हमने अपने स्कूल में दी। स्पोर्ट्स डे हम लोग कराते हैं, साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल में होती है, जितने भी एनुअल डे होते हैं, मतलब फेयरवेल होते हैं। तो बच्चे को हमने कभी ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी एक चैरिटी स्कूल में पढ़ते हैं। हमने उनको एक चैरिटी वाले स्कूल से कन्वर्ट करके उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ते हुए एक स्टूडेंट बनाया। और बताने में हर्ज नहीं होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे हमारे यहाँ संबे से कोई डिस्ट्रीब्यूशन के सामान लेके आता, तो हमने पहले ही बताया बच्चों से कि बच्चों आप यहाँ पर जो आपका पर्पस है वो सिर्फ पढ़ना है, एजुकेशन है। और कभी बार ऐसा भी हुआ कि कोई सामान बांटने आया तो हमारी क्लास में सामान कम पड़ गया, तो कभी बच्चों ने ये नहीं बोला कि ये सामान कम पड़ गया और उसके मुंह पे कोई थोड़ा सा वो इसके उदासी हो। तो ये हमने नहीं मिला, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को सीखना कि ही इज हियर फॉर एजुकेशन। तो इसी मोटिव से काम किया हमने, मोटिव से। अच्छा, एक अभी जो आपने बताया उस बीच में कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ जानने के लिए। आपने मेंशन किया था कि आप विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी वर्क करते हैं, और अभी आपने बुलाया वो बड़ा ही एक मार्मिक सा सीन बनेगा, दृश्य बनेगा अगर आप उसको देखें कि हमें से बहुत सारे लोग सच में हमें वो बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई है। हम सुबह उठते हैं, हमारी मदर हमें उठाती हैं, तैयार करते हैं। ये तो बच्चे ऐसे हैं उनकी माँ होती भी नहीं है घर पे, वो काम करने के लिए निकल चुकी हैं। तो उनके लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, उन महिलाओं के लिए जो इस तरह से जाती हैं काम करने के लिए, क्योंकि एक एजुकेशन की ज़रूरत तो उनको भी है। और ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हमारा मानना है कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो अपने आप को शिक्षित कर रहा है, एक महिला अगर होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। तो क्या उसके लिए भी एक पहल में कुछ चल रहा है महिलाओं के लिए? देखिए, हमारे स्कूल के अंदर जब हमारे स्कूल का पहला बैच 12th का जब निकला था
तो उसमें अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, अच्छी बात ये थी कि उसमें 15 गर्ल्स थी, मतलब फर्स्ट बैच हमारे 1 अप्रैल का जो पास आउट हुआ उसमें गर्ल्स का पूरा बैच था। लेकिन दूसरा पार्ट ये था कि उसमें 2 या 3 गर्ल्स मैरिड थी। ओके। तो और बाद में एजुकेशन जब उनकी हायर एजुकेशन पे बात आई तो वो नहीं पढ़ पाई, या एक आध ने स्ट्रगल किया। तो तब मुझे लगा कि एजुकेशन बच्चों की से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके फादर मदर का अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग करते थे तो हमारे यहाँ पर 10% पेरेंट्स आते थे बात करने के लिए कि हमारा बच्चा कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, पढ़ रहा है पढ़ रहा। आज की तारीख में 85 to 90% स्ट्रेंथ है। मानता हूँ बड़े स्कूलों में 100 के 100 बच्चे के पेरेंट्स आते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी 80 to 85% पेरेंट्स आते हैं। दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर किड्स की स्टूडेंट हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। तो जब हमने देखा कि मदर की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए घर में आपने देखा होगा कि बेशक पिताजी चले जाते हैं तो बाद में जो घर की डिसीजन मेकिंग है वो दादी माँ या मदर के पास होते हैं। True. और अक्सर दादी माँ को लगता है कि अरे इसको क्या भेजने की जरूरत है। तो हमने पहले दादी माँ को ही पकड़ा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हमने कहा क्यों नहीं इनकी जो दादी माँ हैं जिनकी 60-65 साल की उम्र है, जिनकी 45 साल की उम्र है, पहले इनको पढ़ाया जाए। तो हमारा जो शिक्षा प्रोजेक्ट है वो प्योरली ऐसी लेडीज़ को लेके चलता है। आप आके कभी देखिएगा तो आप करिश्मा देखिएगा कि कैसे वो लेडी पहले अपना नाम लिखना सीखती है, फिर वो घड़ी का समय देखना सीखती है, फिर वो गिनती करना सीखती है, फिर वो दवाई पे सड़क पे पड़े हुए केमिस्ट पढ़ लेती है, स्टेशनों के नाम पढ़ लेती है, और फिर धीरे करके एक टाइम ऐसा आता है कि वो अखबार या अपनी धार्मिक किताबों तक पहुंच जाती है। तो ये कैसा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो कि वो लेडी 45 साल की थी अब वो है, या अब 50 साल की या 65 साल की जो ग्रैंड मदर है, वो अब जो सीख रही है तो उसके अंदर एक अलग तरह का एक आ रहा है। वो उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ये इतनी अमेजिंग पढ़ाई होती थी। देखिए मैं आपको बताऊँ, जब भी हमने इस काम को स्टार्ट किया था एजुकेशन के अंदर, तो हमें लगा हम पहले बहुत छोटा प्रोजेक्ट करते थे। तो वो हमारे स्कूल में ही आते थे। जो पढ़ने की लेडीज़ आती थी, तो स्कूल में तो हम लोग अपने तरीके से कर लेते मैनेज। लेकिन जब हमने इसको बड़े लेवल पे चालू किया, आपको मैं बताऊंगा कि 56 सेंटर्स हमारे चल रहे हैं, 56 सेंटर। ग्रेट। 1 अप्रैल के छोटे स्कूल्स हैं जो कि दयालबाग से चलते हुए सिकंदरा है, नगला बूढ़ी है और करबला है, इधर चल रहे हैं। और जो अगला हमारा जो टारगेट है उसमें 75-76 सेंटर्स हो जाएंगे, मतलब 75 से 76 सेंटर्स हमारे 1 अप्रैल के बनेंगे। तो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में सेंटर चालू किए थे, तो जैसी लेडीज़ आती थी तो उनका सबसे पहला सवाल था कि हमें क्या मिलेगा इसमें। अब क्योंकि हम अपने स्कूल में तो मिड डे मील देते हैं, हम बच्चों को और भी बहुत सी चीज़ें देते हैं, रेगुलर बच्चों के बर्थडेज बनते हैं कई लोगों के, तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी खाना पीना आता रहता है। अब ऐसी जगह पे लेडीज़ को ये बोलना कि हमें क्या मिलेगा, बड़ा मुश्किल सवाल था। और हमारे पास इसका कोई बजट भी नहीं था, क्योंकि 750-800 के बच्चों को स्कूल में वो देना और 15,000 लेडीज़ को खिलाना कोई बिना बजट के तो आसान नहीं था। तो हमने उनको बोला कि हमने लेडीज़ बोला अम्मा आप चालू तो करो पढ़ाई, आपको हम देखेंगे कि क्या मिलेगा। तो जब उनको धीरे धीरे इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसके अंदर उनको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर कई ऐसी लेडीज़ थी जो वर्किंग लेडीज़ थी जिनको गिनती नहीं आती थी, तो उनके हमारे गिनती सीखने के बाद अक्सर वो क्या होता था कि काम कर लिया, अपने बेटे को बोल दिया या अपने बहू को किसी को बोल दिया कि बेटा तुम गिनती कर दो। अब वो खुद गिनती करती हैं। जैसे झाड़ू बनाने का काम होता है हमारे जहाँ पर हम लोग ये एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ झाड़ू बनाने का काम होता है, वहाँ जूते का अपर बनते हैं, सिलाई होती है, वहाँ पे माला बनाने का काम होता है, वहाँ पे कुरेशिया के भी कई सारे काम होते हैं। तो हमने फिर यहाँ पर देखा कि इन जगहों पर हमने काम भी देने स्टार्ट किए। हमने हमारे सिलाई सेंटर चलते हैं इनके अंदर, और कुरेशिया का काम हमारा चलता है, हम थैले बनाने का काम देते हैं इनके अंदर। तो हमने इन सेंटरों पे ये चीज़ देनी चालू कर दी। तो इससे क्या होगा कि उनका कनेक्टिविटी एक आर्थिक स्थिति से भी इनकी कनेक्टिविटी हो गई और प्लस एजुकेशन कनेक्टिविटी हो गई, मोटिवेशन अंदर आ रहा है उनको जुड़े रहने। बिल्कुल। तो जो कहते हैं क्या देंगे, आज वही इनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है और प्लस इनको एक इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ें हमने दी और साथ में एजुकेशन तो इनका एक है ही मोटिव। आप तो बाहर इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, सो मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बजट। ये किस तरह से आप मैनेज कर लेते हैं? देखिए मैं आपको अगर पहले तो मतलब मैं इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा भगवान का कि उसने एक तरीके से हमें चुना है इस चीज़ के लिए। फिर दूसरा सपोर्ट सब थैंक यू कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने विश्वास रखा एक पहल पे, और आज एक पहल को एक छोटे से बहुत छोटा सा, मतलब ऐसी ना हो, जब हमने NGO अपनी स्टार्ट की थी
हम कुछ भी नहीं थे, अभी भी बहुत बड़ी बड़ी NGOs हैं हमारे सामने, लेकिन हमारे किसी से कंपटीशन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। तो बहुत हमने, मैं आपको बिल्कुल ओपनली बताता हूँ, जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब 1-1.5 साल था, तो मुझे कोई प्रोजेक्ट के लिए जाना था बाहर, तो हमारी बैलेंस शीट जो थी वो 50 से 55 हज़ार की बनी पूरे साल के अंदर, पहली बैलेंस शीट। तो मैं जब उस बैलेंस शीट को लेके बाहर गया था, तो किसी ने बोला, अरे 50-55 हज़ार की में आपको कौन देगा, आपकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई भी, आप तो कोई NGO के बेसिक पैरामीटर्स भी पूरे नहीं कर पाते। तो हमने वो टाइम भी दे रखा है, हमने बहुत रिजेक्शन सहे हुए हैं, बहुत चीज़ें देखी हुई हैं, और आज ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है कि एक पहल को देख के लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पे क्रेडिट वर्थिनेस है। तो जो बजट की बात है कि इतनी सारी चीज़ों का जो सिस्टम बना है, तो हमारे इसके 2-3 चीज़ें हैं। इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है एंजल फॉर एंजल्स। ओके, एंजल फॉर एंजल्स प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग हर एक बच्चे को किसी भी एक दानदाता से जोड़ देते हैं, जो कि उसका एक एंजल बन जाता है। तो उसमें हमारा एक बजट 6,000 रुपीज़ का ईयर होता है, जिसके थ्रू वो पूरे साल में उस बच्चे के को सपोर्ट करता है। तो इस स्कीम के थ्रू भी हमें सपोर्ट मिलता है। फिर हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि मैं अभी सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, तो जिन्होंने हमें बिल्कुल, जब हम बिल्कुल, लेकिन हमारे जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे एक पहल के संग जो 3 हमारे स्तंभ हैं अदर देन एक पहल के जितने भी मेंबर्स हैं, जिसमें CA गौरव बंसल जी हैं, CA आलोक अग्रवाल है, और एक CA मोहन कुकरेजा जी है। ओके। जब ये एक पहल बिल्कुल स्ट्रगलिंग फेस में था, तो उन्होंने हमारे ज्वाइन किया, हमारे एक पहल की मेन मैनेजमेंट टीम के संग जुड़े, और उन्होंने हमें बहुत सारे लोगों से जोड़ा, और जब एक टीम के संग जुड़ा तो उसके बाद लोगों का विश्वास ही बढ़ा, और आज की तारीख के अंदर हम लोग CSR से जुड़े हुए हैं, प्लस हम लोग FCRA हमारे पास है। तो हम FCRA के थ्रू भी हमें सपोर्ट हम लोग लोगों का लेते हैं। लेकिन इसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। हम लोग 300 महिलाओं को हम लोग महीने में एक प्रॉपर एक अमूल स्प्रे जो दूध के डिब्बे हैं वो दे रहे हैं हम करीब 750 लेडीज़ को मंथली सैनिटरी पैड प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने करीब 600 लड़कियों को, जो कि मतलब 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियाँ होती हैं, 600 लड़कियों को जो कि NGO बेस्ड स्कूल्स हैं या फिर सरकारी स्कूल हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हमने लगाई है। प्लस हमारा एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है स्कूल ऑन व्हील्स। इसके थ्रू हम लोग करीब हमारे 4 ई-रिक्शा होते हैं जो कि जगह जगह पे जाते हैं, जहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फिर किसी चौराहे पर या फिर ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल आ ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर जाके वो सड़क पे ही छोटा सा एक मिनी स्कूल हम लोग देते हैं, और जहाँ पे जितने बच्चे होते हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी हैं, ये सब एक सिस्टम से बनाई जाती हैं। लेकिन दिस इज़ ट्रू, आसान नहीं था, इतना आसान नहीं है स्कूल को स्टार्टिंग में रन करना। और ऐसा टाइम भी देखा है सर कि हमने अपने स्कूल को समय से पहले बंद किया हुआ है। मतलब बजट नहीं होता था तो हम लोग फरवरी एंड में ही स्कूल को बंद कर देते थे, और 2-3 महीने स्कूल को बंद करके फिर से चालू करते थे। हमारे पास ऐसा टाइम भी था कि हमारी जो सीमेंट की चादर की छत होती थी कि बच्चों को इतनी गर्मी लगती थी कि पूछो मत। तो वो सारा एक टाइम एक पहल के बच्चों ने, हमारे स्टाफ ने सब देखा हुआ है। लेकिन आज भगवान की दया है कि हमारे बच्चे एक पंखों के रूम में बैठे हुए हैं, और पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई में बहुत सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, तो हमारे बच्चे आज स्मार्टली पढ़ रहे हैं। तो उसका पूरा जो सपोर्ट, जो योगदान है वो आगरा के लोग हैं या जितने भी दानदाता जिन्होंने विश्वास रखा उन पे जाता है सब कुछ। डेफिनेटली देखिए, किसी एक पर्सन ने सोचा, उसने काम करना शुरू किया, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े। मोहन कुकरेजा जी को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बाकी आपने 2 नाम और लिए, शायद मैं मिला नहीं होऊंगा, लेकिन डेफिनेटली अगर वो देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इस तरह की चीज़ों में, एक पहल उनको भी करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में किसी भी, इवन जो कॉमर्शियली अब काम कर रहा है, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है एक राइट टीम को सेलेक्ट करना।
वो स्टाफ, वो लोग जो साथ में मिलके आपके काम कर सकें, आपकी थॉट के साथ जा सकें, सेम माइंडसेट के साथ जा सकें, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे लोग जुड़े और कैसे वो राइट लोग आपको मिलते गए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर था जी। तो 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ एजुकेशन में, उन्हीं उससे पहले मैंने RBS डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाया था, लेकिन मेरा वो एडॉक बेसिस पर था। लेकिन बाद में 2001 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। उसके बाद मैं क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ तो मैं रेगुलर उसको पढ़ा रहा था। तो उस जब पढ़ाने के टाइम में एक ऐसी टीम मेरे को मिली और तब हमने सोचा कि क्यों ना हम काम किया जाए। तो सबसे पहले मैंने इन्फॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसका नाम था नो टीयर्स। हाँ, नो टीयर्स करके बनाई थी, क्योंकि उसका मतलब था कि आंखों में आंसू ना हो। फिर लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़े तो हमें लगा कि एक प्रॉपर एक फॉर्मल एक नाम होना चाहिए। तो टीम में जैसे मैं 2-3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा। जैसे मेरी टीम में है एक ईबा गर्ग है, वो हैं, अंकित खंडेलवाल है, धीरज है ना, बरखा है। ये सब लोग मेरी टीम के मेन पार्ट हैं जिन्होंने स्टार्ट किया। और ये बात आपकी ट्रू है कि जैसे आप सोचते हैं वैसे हर व्यक्ति नहीं सोच सकता, क्योंकि इंडिविजुअलिटी को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एक पहल के अंदर जो ग्रोथ का कारण है वो कारण है कि हम सारे के सारे लोग मॉनिटरी लेवल पे एक पैसे जुड़े नहीं हैं। क्योंकि एक पल का मतलब जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर हमने इसको किसी की सैलरी से जोड़ दिया जाता है कि हम कहते हैं कि इसमें किसी प्रॉफिट से जोड़ा जाएगा, तो फिर बात नहीं बनती। और बहुत मुश्किल पार्ट है ये, क्योंकि आपको देखा जा रहा है हमें टाइम देना और साथ में उससे बेनिफिट ना पाना, ये बड़ा मुश्किल काम है जी। तो लाइक माइंडेड पीपल मिलना बड़ा मुश्किल चीज़ थी। लेकिन ऑब्वियस बात है, किसी भी फर्म की ग्रोथ के लिए, फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग मेरी हर चीज़ में हाँ मिलाए लाएंगे तो ग्रोथ कभी हो ही नहीं पाएगी। डिफरेंस ओपिनियन हर से पार्टनर्स की, मेंबर्स की, फैमिली की होनी चाहिए। वही उसको नए नए आइडियाज़ और नई नई चीज़ें देता है, वरना आप एक रूप में चलते रहते हैं कि एक ही जगह पे चलते रहते हैं। तो ये बात अभी भी मैं बताऊंगा कि मुझे कई लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं NGO में सबसे बड़ा हूँ उम्र में। और तो अभी लीडरशिप की बात करें तो सब मुझसे कंसल्ट करके चीज़ें डिस्कस की जाती है, लेकिन सबके अपने अपने इंडिविजुअल वो भी हैं, ओपिनियंस भी। लेकिन हमने डिवाइड कर रखा है अपने सारे कामों को। जैसे कोई है जो कि मार्केटिंग देखता है एक पहल की, कोई फंड रेजिंग का काम करता है, एक बैक ऑफिस का काम करता है, एक पूरे पेपर अकाउंट्स देखता है। तो ऐसे करके हमने सबने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं। लेकिन जब हम बैठते हैं तो हम सब एक साथ ही बैठते हैं हमारी टीम के अंदर। तो हम सब ये सारे चीज़ करें, लेकिन एक दिमाग में बहुत से वो कहते हैं कि व्हाट आफ्टर मनीष रहा है। ये बात मेरे दिमाग में ध्यान में आती है कि मेरी जिस उम्र में मैं तो कई बार लगता है कि 10 साल बाद, 8 साल बाद, 15 साल बाद हम एक पहल में अगर मान लो हटा दिया जाए मुझे, मैं किसी भी रीज़न से नहीं रहूँगा, तो इसका क्या होगा। तो ये दिस इज़ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज़, और हम इस पर वर्क कर भी रहे हैं। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि कहाँ हमने 15 बच्चों से चालू किया था, 850 बच्चों को पहुँच गए हैं। और हमारा पर्पस ऐसी बहुत सारी और भी एक पहल स्टार्ट करने का है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इसको एक सिस्टम पे लेके आ जाए जहाँ पे सेल्फ सस्टेन सिस्टम हो, जहाँ पे एक पहल खुद ही अपने आप में पोषित हो रही हो और अपने आप ही अपने फंड रेजिंग को चला रही हो। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें पूरी हो भी चुकी हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पहल हर समय लॉन्ग लास्टिंग जिंदगी भर चलती रहे, किसी एक पर्सन पे डिपेंड ना करें, अपने सिस्टम पे डिपेंड। बिल्कुल। आगे और क्या सोचा हुआ है, आगे कहाँ तक ले जाने की सोची हुई है, इसके लिए कुछ फ्यूचर की प्लानिंग्स? देखिए, फ्यूचर की प्लानिंग तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर अपने में बहुत बड़ा वो है। लेकिन आगे जैसे हम लोग देखते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो एनवायरनमेंट को लेके अब कुछ आगे करने का प्लान है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है। और दूसरा हेल्थ, कि जिस तरीके से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो एक हमारे दिमाग में चीज़ें हैं। लेकिन जो आगे पर्पस क्या है कि हमने अक्सर देखा है कि 12th के बाद हमें बहुत परेशानी होती है बच्चों को सेटल करने के अंदर। तो क्योंकि हमें 12th तक तो हमारा खुद का स्कूल है,
लेकिन 12th के बाद जैसे ये बच्चे अभी जैसे लास्ट ईयर हमारे पास 30-35 बच्चों ने जैसे पास आउट किया, तो हमें बड़ा परेशानी हो रही कि कैसे करें। हमने उनका एंट्रेंस के पेपर फॉर्म कराया, कुछ को हमने क्या कहते हैं दयाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, कुछ को हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, कुछ को वोकेशनल कोर्सेज से जोड़ा। तो हमें इसके लिए हमें बहुत सारा एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि बच्चे 12th तक तो हमारे साथ है, लेकिन 12th के बाद उनको फिर से हाथ छोड़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा आगे पर्पज़ क्या है कि हम आगे बड़ा वोकेशनल सेंटर बनाना चाह रहे हैं, जिसमें नए नए कोर्सेज हम बच्चों के लिए ऑफ़र करें या टाइप्स करें नए नए लोगों से। नहीं है तो बच्चों को यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुंचाने का एक सिस्टम बनाया जाए। तो उसके लिए हमारी एक टीम हमारी बन रही है, जो कि आगे बच्चों को 12th के बाद पे काम करने के लिए हम कोशिश करें। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक बच्चे को की एजुकेशन को हम उसके फाइनेंस से नहीं जोड़ेंगे, उसकी सैलरी से नहीं जोड़ेंगे, उसके इकोनॉमिक्स अपलिफ्टमेंट जोड़ेंगे, मोटिवेशन है कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है सर। मैंने बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ये बच्चे जिस टीम से आते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो ये छोड़ते हैं वो एजुकेशन है। घर में कभी किसी बड़े की डेथ हो जाए, फादर की डेथ हो जाए, एजुकेशन छोड़ देंगे। कोई पड़ोस में लड़ाई हो जाए, एजुकेशन छोड़ देंगे। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो एजुकेशन छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ इनको आसान लगती है कि एजुकेशन छोड़ो और तुरंत ही किसी जल्दी से काम में लग जाओ। क्योंकि इन बच्चों को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन मजबूरी है सर इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, इनके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है कि ये लोग कुछ भी कर लें। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली में कभी भी कोई बात होती है तो हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि हम बच्चे को सारा कंफर्ट जोन देते हैं कि अरे नहीं आप परेशान मत हो, आप स्कूल जाओ। हम उसको किसी सारे दुखों से दूर रख के उसका पहला पर्पस क्या कहते हैं कि स्कूल उस बच्चे का मिस ना हो। और इनकी फैमिली में सबसे पहले स्कूल छोड़ा जाता है। ट्रू। तो हमारा पर्पस क्या है कि कैसा सिस्टम बनाना है कि एक स्कूल ये कभी छोड़े ना, तो इनको इकोनॉमिक भी चीज़ों से जोड़ा जाए, और जो एजुकेशन जोड़े उनको एजुकेशन से जोड़ा जाए। तो इसके लिए हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि वोकेशनल कोर्सेज में बहुत स्ट्रॉन्गनेस लेके आना है एक पहल को। फिर अगला जो हमारा है कि आपको बता दूं, एक पहल के अलावा 2 स्कूल और हैं। एक अलीगढ़ में भी है, एक शमशाबाद में भी है। एक पहल की एक बहुत ब्रांच है वो जो नगला बुड़ी में है, वहाँ हम लोग करीब 70-80 बच्चों को और पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो 800-850 के बच्चों के अलावा हमारे 2-3 जगह और स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन आगे जो हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम लोग दिल्ली NCR में भी बहुत जल्दी जा रहे हैं। वो हमारे कई सारे प्रोजेक्ट NCR में चल रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर फुल फ्लैश NCR के अंदर भी इस बार हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सो ग्रेट। अभी जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अगर देखने को मिलेगा कि हम बड़ी एक हाइपोक्रेट सोसाइटी में जीते हैं। वी आर गुड स्पीकिंग पीपल और वी आर नॉट गुड डूइंग पीपल। बड़ी मुश्किल से आप जैसे लोग निकलते हैं जो अच्छा करने की सोचते भी हैं, सिर्फ कहते नहीं हैं, सोचते भी हैं। हम बहुत विरोध करते हैं ऐसी चीज़ों का कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बात को नहीं देखते हैं कि वो मजबूरी है उनकी, इसलिए वो बचपन में ही सारे काम करने जा रहे हैं। वरना किसी बच्चे को बुरा नहीं लगता कि वो घर पे बैठ के बहुत अच्छा सा कुछ खाते हुए, नूडल्स और पिज़्ज़ा खाते हुए टीवी देखे। हर किसी को अच्छा लगता है। वो क्यों काम करने जा रहा है, इसके पीछे की वजह को हम नहीं समझते, बस उनको हटाने की कोशिश कर देते हैं। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं कि उनको वो रियल वजह उनकी समझते हुए सारी उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं। दिस इज़ रियली हेड्स ऑफ ऑन दैट पार्ट, कुडोज टू यू। बहुत शानदार काम आप कर रहे हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर और प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनके ऊपर अभी जल्दी ही वर्क करने वाले हैं, जिनके लिए तैयारी हो चुकी हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मेरा आपको बताऊं कि हम लोग बेसिकली मैंने बताया था आपको, जैसे आपने बोला कि बच्चों के काम की बात करी। देखिए, बहुत कोई भी किसी का भी मन नहीं करता कि वो काम करने के लिए जाए। हमारे स्कूल में कई लड़कियां हैं जो कि अभी भी घर में कई काम करने जाती हैं। एक लड़की है जो पंचर की दुकान पे, उसके फादर के संग पंचर की दुकान पे काम कर रही है। 1-2 बच्चियाँ हैं जो कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी हमारे बच्चे काम करते हैं, कोई भी किसी का स्वतः मन नहीं है कि वो काम करे, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो जैसे कि बाहर दूसरे बच्चों को देखता है कि बच्चे एक्टिवा पे या कार पे जा रहे हैं और वो बहुत अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं।
तो हमारे बच्चे भी जब देखते हैं ऐसी लाइफ को तो उनको लगता है कि वही लाइफ देख, लेकिन मजबूरी के अंदर वो अपने पेरेंट्स के संग खड़े होने की वजह से ये सब काम करते हैं। और उन्होंने पता है कि उनके पीछे बैकअप नहीं है कोई भी, क्योंकि पता है कि खाली घर में उनको खाना ही बनाना है। क्योंकि हमारे कई ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि प्रॉपर, जैसे कई पेरेंट्स हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब उनकी फादर की डेथ हो चुकी है। क्योंकि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अक्सर मेड वाली का जनरेशन ज़्यादा है, और वहाँ पर लिकर का बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मतलब बहुत सारी मदर्स हैं जो कि सिंगल मदर्स हैं। और मतलब जो फादर की डेथ अक्सर किसी न किसी वजह से हो गई है, लिकर की वजह से हो गई है या फिर बीमारी की वजह से हो गई है, तो पूरी जिम्मेदारी उस बच्ची की है। वो पूरा घर का काम करके जाती है, उसके बाद अपने स्कूल को देखती है, उसके बाद एक कोई अपना काम भी करती है। ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। तो हमारा जो आगे का पर्पस क्या है कि इन गर्ल्स को आगे हम बहुत ही स्मार्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे टाइप्स चल रहे हैं, हम एविएशन मिनिस्ट्री से भी हमारे टाइप चल रहे हैं, हमारे कुछ लोगों से टाइप है। तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हम एक स्ट्रॉन्ग इनको एक एजुकेशन, ऐसा एक वोकेशनल कोर्स का एजुकेशन एक सिस्टम बना के दे पाए जिसमें ये लोग काम करें। फिर दूसरा हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे हमारी जो गर्ल्स, हमारे पास ऊपर एक सिलाई सेंटर है, तो वो विजिटिंग सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं हम लोग। अभी वो ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन हम बहुत जल्दी उसमें से, क्योंकि हमने बहुत सी लड़कियों को उसमें सिखा रखा है, हमने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स लड़कियों को करा रखे हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छा सा एक डिफरेंट सा बुटीक का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिस बुटीक के थ्रू हम लोग लड़कियाँ खुद ही अपने पैरों पर खड़े हों और अपने बुटीक को बनाए भी, डिज़ाइन भी करें, सब चीज़ें भी करें। तो हम इनको बहुत छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो हम लोग ने बहुत जगह पे बात भी की हुई है, क्योंकि कई गर्ल्स कहती है कि सर मुझे बुटीक खोलना है, कई वो लड़के कहती है मुझे छोटे चॉकलेट का काम चालू करना है, कई लड़के कहती है कि सर मुझे एक छोटा सा एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हम चाह रहे हैं कि ये सारी लड़कियाँ, ये लड़के भी सब बराबर हैं हमारे उसमें नज़र में, वो सारे लड़कियाँ इसको एक छोटे अपने एंटरप्राइज के रूप में खोलें, एक छोटे एंटरप्रेन्योर बने। तो हमारा पर्पस क्या है, आगे ऐसे छोटे बच्चों को छोटे काम खुलवाना, स्टार्टअप खुलवाना, और वो सारी नींव हम चाह रहे हैं एक पहल बहुत जल्दी से इस नींव को रखें। सो मैनी थिंग्स यू हैव बीन डूइंग, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज का जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हावी हो रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल निकल के आ रहा है यंग जनरेशन में, स्पेशली जिनको हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया, दूसरा AI। इनको आप कैसे लेके चल रहे हैं? क्या इसके ऊपर भी आपने कुछ प्लान किया हुआ है? देखिए, देखा जाए तो बड़ा एक ये बहुत वैसा चीज़ है। AI अक्सर, ऑब्वियसली बात है, अक्सर दिमाग में माइंड सेट आता है कि AI आगे जाके एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, क्योंकि अक्सर, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ को करें, वो AI कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। आपकी हाथ की स्किल्स को AI कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। अगर ऐसे कोई हेयर ड्रेसर है, आप AI कभी भी उस पर उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हेयर ड्रेसर्स को हटा नहीं सकता। तो हमने बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल बात सही कही है, हम अपने बच्चों को कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है, सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग है, या फिर AI के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इन सब कोर्सेज को करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे, ये भी आपने बिल्कुल अच्छा बात बोली, कि हम आगे अपने वाले फ्यूचर प्लानिंग के अंदर इसको बहुत एग्रेसिवली जोड़ेंगे इसको, क्योंकि जैसे कि बच्चे काम कर, जैसे कि से ये जो चल रहा है आगरा का, जो इंडिया का जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके से भाग रहे हैं जिसको, और प्लस हमारे जो सरकार भी है वो भी इसको लेके बहुत जल्दी चाहती है कि AI की तरफ चीज़ें जाएँ। तो हम अपने इन सब कोर्सेज को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या इसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब बेसिक क्राइटेरिया चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ किसी चीज़ में टिकती है। साइंस का बच्चा को जगह चाहिए तो 10th में उसके मार्क्स 10th साइंस में अच्छे होने चाहिए, तभी वो PCM ले सकता है। अगर आपको CA बनना है तो आपका कुछ चीज़ें बेस है ना, कॉमर्स में है ना। तो हम भी चाह रहे हैं कि अगर बच्चा हमारा AI लेना चाह रहा है तो उसके बेसिक पैमाने क्या हैं, उसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमारे पास डिमांड भी बहुत आ रही है इस तरह के कोर्सेज़ के करने की। तो हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे 10th 11th 12th 11 में या फिर आगे ग्रेजुएशन में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बहुत जल्दी चीज़ से जोड़ें, और इसके लिए हम लोग टाइप्स भी करेंगे। जी, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं, एक लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन चलता है कि AI विल रिप्लेस द एम्प्लॉयमेंट और AI विल रिप्लेस द पीपल। सो AI विल नॉट, बट द पीपल विद द नॉलेज ऑफ AI विल डेफिनेटली।
तो आगे लोग जितनी भी टेक्नोलॉजी निकल के आती है, ये लोगों को रिप्लेस करने के लिए नहीं निकलती, ये निकलती है लोगों की लाइफ को ज़्यादा इजी बनाने के लिए। जब कंप्यूटर्स आए थे 94-95 के आसपास, तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए, लोग जॉब में से हटने लग गए, बट लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ने लग गई कि कंप्यूटर्स के जरिए उनके काम बहुत ईजी हो जाएंगे। द सेम AI इज़ डूइंग, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइम, अगर चीज़ें ईजी हो सकती हैं, आसान हो सकती है, तो हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। देयर इज़ नो हार्म इन दैट, हमें उनको सीखना भी चाहिए। एंड थिंकिंग द सेम, वी हैव गॉन फॉर लॉन्चिंग फर्स्ट AI लैब हियर इन आगरा। SSCA में हमने यहाँ पे पहली AI लैब लॉन्च की है, एंड वी लुकिंग फॉर कि हम भी गवर्नमेंट की उस पहल के साथ आगे बढ़ें और कोशिश करेंगे कि एक पहल के साथ भी कुछ पहल बनाते हुए आगे बढ़ें। सो हाउ वुड यू लव टू स्पीक ऑन दैट, जो हम लेकर आए हैं आगरा में पहली बार? देखिए, जिससे कि मेरी आपसे इस पॉडकास्ट से पहले बात हो रही थी, और जिसके साथ आपने चीज़ें और कोर्सेज बताए, और आपने जैसे अभी जो बात करी, बिल्कुल दिस इज़ ट्रू कि एक भ्रम पैदा होता है किसी भी नई चीज़ को लाने के लिए। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आपने देखा होगा कि अब दुकानदार भी कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कतराता है, क्योंकि वो चाहता है कि सिस्टम वही चलता रहे, क्योंकि नए प्रोडक्ट का मतलब नया प्रोडक्ट रखना। ऐसे जब भी कोई नई चीज़ आती है तो एक सस्पेंस, सस्पिशियस और भ्रम रहता है सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर। तो मुझे जो लग रहा है, जैसे आप टेक्नोलॉजी को लेके जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम करें, तो ये टाइम 1 साल के अंदर ये एक ज़रूरत बन जाएगी, नीड बन जाएगी। जैसे पहले हुआ था, टाइम आता कि कंप्यूटर के बिना किसी को नौकरी नहीं मिल सकती थी, तो ये टाइम आ जाएगा कि AI के बिना आप कोई भी काम कर भी नहीं पाएंगे, और वो स्मार्टली कर भी रहे। इनफैक्ट हम भी अपने एक पहल के अंदर हमने भी AI का पेड वर्जन लिया हुआ है। ग्रेट। तुम्हारे जितने भी काम हैं वो हम AI के थ्रू ही कराते हैं। हमारे पहले जो लेटर्स थे, ड्राफ्टिंग है, प्रोजेक्ट बनाते थे, और हमने उसे कस्टमाइज़ किया है जी। क्योंकि पहले जो AI हम जैसे AI को जब हमने पहले जब स्टार्टिंग में किया, तो AI के बहुत एडवांस वो थे। हमने इसको धीरे धीरे अपने कीवर्ड्स से कस्टमाइज़ किया कि वो लेटर कैसे लिखे, हमने अपने उसे कीवर्ड्स दिए, और आज की तारीख में AI इतना कमाल का काम कर रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने वो लेटर कैसे कितने। तो दिस इज़ ट्रू कि AI का यूज़ के बिना आप आगे नहीं चल पाएंगे, और हमें बड़ी खुशी है कि आपने जितनी भी चीज़ें बताई, और एक पहल से अपने एसोसिएशन नहीं करेगी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो ये मुहिम है इसको हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और इतनी सारी चीज़ें आपके इस इंस्टीट्यूट में चल रही हैं जो कि हमें भी पता चली हैं, तो इसको हम मैक्सिमम लोगों के जोड़े भी, इसको प्रचार भी करें। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ एक पहल में नहीं, इसको आप बड़े लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे, जितने भी आगरा की यूनिवर्सिटी है उनको पता होना चाहिए, कॉलेज को पता होना चाहिए कि AI कैसे सपोर्ट कर रहा है चीज़ों को। और आने वाले टाइम के अंदर जो मुझे जैसा बता रहे हो कि AI का एक बहुत बड़ा मतलब एक लैब हर स्कूल में कंपल्सरी बनेगा ही बनेगा, उसके पेरीमीटर्स बनेंगे जी। और ये जो आज हमने कभी बोला था, जो वैसे एक मुंह से बोलो, जो एक गाने चेंज से बोलते थे कि इसको है ना, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी लाइन में आएंगी। ट्रैफिक सिस्टम में AI संभालेगा, हर चीज़ संभालेगा। तो ऑल द बेस्ट इस चीज़ के लिए आपको। आज हम देख भी सकते हैं, संभाल भी रहा है। यूजर्स कैन सी, आप जब गूगल मैप पे सर्च आउट करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखने लग जाता है कि आगे भी ट्रैफिक का हो सकता है, वो आपको रेड का सिग्नल देने लग जाता है। तो दिस इज व्हाट AI ML, अब मशीन लर्निंग के थ्रू ही सारे एक्सपेक्टेशन और ये सारे प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर वर्क कर भी रहा है सारे सब चीज़ों में। एंड विल डेफिनेटली से हियर नाउ वन मोर थिंग जो हमें लगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम जिस तरह की सराउंडिंग में जीते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं, हमारा माइंड उसी तरह से कंडीशन होने लग जाता है। और हमें लगा कि हम अगर बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके विचारों को अगर लोगों तक पहुंचा दिया जाए, अपने पास लाया जा सके, तो हम अपनी कंडीशनिंग को बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और ये पॉडकास्ट उसी की एक शुरुआत थी। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, शायद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो वंचित रह जाते हैं। हमने कोशिश की कि बहुत सारे बढ़िया लोग, इंस्पायरिंग लोग, ऐसे लोग जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके विचारों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके, उन वंचित लोगों तक पहुँचाया जा सके, इस यंग जनरेशन के पास पहुँचाया जा सके। तो उसी को सोचते हुए हमने SSC में इस पॉडकास्ट की शुरुआत करी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने बोला कि एक पॉडकास्ट एक माध्यम है हर चीज़ पहुँचाने के लिए, और आज आप जैसे आपने मुझे बुलाया, तो मैं बस ये आपके पॉडकास्ट से ये लोगों को बोलना चाहूँगा पहले तो कि NGO
देखिए एवरीवन इज़ नॉट केबल ऑफ बीइंग स्टार्टिंग एन NGO, ट्रू। लेकिन आप किसी भी अच्छे पर्पस में साथ हो सकते हैं किसी भी कारण, किसी भी तरीके से। आपको जरूरी नहीं कि आपको यू नीड मनी टू डू ए सोशल सर्विस, आप अपने एफर्ट दे सकते हो। और मैं तो हर एक बंदे से बोलता हूँ कि NGO आप खुद में अपने आप में NGO होते हो। आप अगर सड़क पे बहुत पॉजिटिव माइंड से चल रहे हो, आपको किसी ने पीछे हॉर्न दिया और आपने उसको जगह दे दी, ये भी एक NGO का पार्ट है। आप गलत लेन में नहीं चल रहे हो, ये भी एक NGO का पार्ट है। आपने सड़क पे गुस्सा नहीं किया, ये भी एक NGO का पार्ट है। आपने सड़क पे कोई जानवर चल रहा है, ठीक है, तेज़ गाड़ी से आपने उसको हर्ट नहीं किया, तो ये भी NGO का पार्ट है। हम सब एक NGO से हर तरीके से NGO का रहते हैं। जब भी आपके पॉजिटिव माइंड रहे वो अपने आप में NGO है। तो आपने जैसे आज जो स्टार्ट किया है, मैं सिंपल से बोलना चाहूँगा कि आपके इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम जितना जनरस हो सकते हैं, है ना, जितना इजी हो सकते हैं, उतना आप एक सोसाइटी को दे सकते हैं। सोसाइटी को देने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी मनी हो, आपके बहुत पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्ट्स, ये बहुत काफ़ी हैं एक अच्छा एक देश दुनिया के मतलब एक बहुत अच्छा वर्ल्ड बनाने के लिए। और मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताऊँ कि जो एक समय इस टाइम जो एक मेंटल स्टेट से हम सब ग्रस्त हैं, आपने देखा होगा कि हम सब एक अपने आप में एक धुन चल रहा है सबके दिमाग के अंदर। हम सब बहुत परेशान हैं अपनी अपनी किसी न किसी लाइफ में, किसी न किसी स्ट्रगल की वजह से। तो उसको देखने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल से बताऊं कि अगर जितनी जल्दी आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ से जुड़ जाएंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप खुद देखिएगा आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बेशक आप किसी भी चीज़ से जुड़ें, आप सोशल सर्विस से जुड़ें, किसी अच्छे थॉट से जुड़ जाएं, बेशक आप किसी मंदिर से, धर्मशाला से, गुरुद्वारे से, किसी से जुड़ जाए, पॉजिटिव चीज़ से आप कहीं की भी सेवा ले लीजिए। आप सर कोई जरूरी नहीं, एक पहल हर जगह पे एक पहल है। किसी भी और सोसाइटी से जुड़ जाइए, किसी भी NGO से जुड़ जाइए, अपने घर में पास में किसी बच्चे को पढ़ा लीजिए। अरे मैं तो और छोड़िए, किसी भी नीडी रिश्तेदार की सपोर्ट हेल्प कर दीजिए जो जेन्युइन नीडी रिश्तेदार है। क्योंकि हम सब क्या होता है कि हम अक्सर दुनिया को देखते हैं, कई बार लगता है कि हमारे आसपास ही खुद के बहुत नीडी लोग हैं। क्यों नहीं अपनी मदर की सपोर्ट किया जाए, अपने फादर की बात की जाए, उनको थोड़ा सा कभी घुमा दिया जाए। चैरिटी स्टार्ट विद होम कहते हैं, ऐसी सर्विस स्टार्ट विद फैमिली। सबसे पहले फैमिली को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप उन फैमिली को सपोर्ट करेंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा। सब एक से दिमाग के सोच होंगे, तभी वो कहेंगे कि क्यों ना, जब अब घर का माहौल अच्छा बनेगा फिर कहेंगे क्यों ना हम लोग समाज को हेल्प करें। राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और मैं इसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आज आपके माध्यम से शायद मेरी बातें एक लोगों को भी अच्छी लगेंगी, तो वो शायद एक पॉजिटिव विचार से छोटा चेंज बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। वो बिल्कुल पॉजिटिव विचार से सपोर्ट करेगा। और मैं कुछ भी नहीं हूँ बिना एक पहल के। आज अगर मेरे को कोई जानता भी है तो एक पहल की मैं जानता हूँ, जब मैंने जानते हैं लोग। तो जो भी चीज़ होती है, आज मुझे एक पहल नहीं, मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं आज इस पॉडकास्ट में आ रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपको सच में थैंक्स कहना चाहूँगा। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय यू, जिससे कि मैक्सिमम लोग आपके अच्छे विचारों को जान पाएँ। सो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, और आज हमें ऐसे हिंदुस्तान और ऐसे हिंदुस्तानी की ज़रूरत है। मनीष जी, रियली हेड्स ऑफ टू यू, जो भी आप कर रहे हैं बहुत शानदार कर रहे हैं। एंड आई होप सो कि आपने जितना भी सुना मनीष जी के बारे में, एक पहल के बारे में, तो आपके अंदर भी वो एक आग कहीं ना कहीं सुलग रही होगी, चल रही होगी, जो कुछ अच्छा करने के लिए आपको प्रेरित कर रही होगी। तो कुछ अच्छा करिए, एक पहल करिए कुछ बढ़िया करने के लिए, खुद इंस्पायर होइए और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी भी लोगों को इंस्पायर कर सकती है तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। दिस इज राजू गुला शो। थैंक यू सो मच।